नमस्कार। तो एक एनजीओ शुरू करने का सोच रहे हैं? बहुत बढ़िया। पर एक सवाल आकर अटक जाता है ना कि भाई ट्रस्ट बनाएं, सोसाइटी बनाएं या फिर सेक्शन 8 कंपनी। अगर ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में भी चल रहा है तो फिक्र मत कीजिए। आज इसी गुत्थी को हम मिलकर सुलझाएंगे। जी हाँ, यही है वो बड़ा सवाल। ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8? आपके मिशन के लिए, आपके सपनों के लिए, इन तीनों में से कौन सा रास्ता सबसे सही रहेगा? और हमारा मकसद एकदम साफ है। अगले कुछ मिनटों में आपके सामने एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर होगी ताकि आप अपने एनजीओ के लिए एक सही फैसला ले सकें। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। कोई भी रास्ता चुनने से पहले ये समझना तो जरूरी है कि एक एनजीओ आखिर होता क्या है। तो देखिए, एनजीओ का मतलब है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा नाम वैसा काम। ये ऐसी संस्थाएं हैं जो मुनाफे के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए, मतलब समाज सेवा के लिए काम करती हैं। यही इनका मूल आधार है। और जब हम समाज सेवा कहते हैं तो इसका मतलब बहुत बड़ा है। ये शिक्षा और सेहत से लेकर महिला सशक्तिकरण, बच्चों की भलाई और यहाँ तक कि पर्यावरण बचाने तक फैला हुआ है। मतलब समाज के हर जरूरी पहलू में एनजीओस एक पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो अब जब हम एनजीओ का बेसिक समझ गए हैं तो चलिए भारत में इसे रजिस्टर करने के वो 3 मुख्य रास्ते देखते हैं: ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी। अच्छा, तो यहां पर एक क्विक कंपैरिजन देखते हैं। मोटा मोटा फर्क यही समझ आ जाएगा। देखिए, ट्रस्ट मतलब एकदम सिंपल स्ट्रक्चर, जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए। सोसाइटी, जैसा कि नाम से ही लगता है, ग्रुप एक्टिविटीज के लिए है। और सेक्शन 8 कंपनी, ये है एकदम प्रोफेशनल, बड़े लेवल के काम के लिए। चलिए अब एक एक करके इनकी गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहला और सबसे सीधा रास्ता है ट्रस्ट। मान लीजिए आप छोटे लेवल पर चैरिटी शुरू करना चाहते हैं, या कोई धार्मिक काम है, या फिर पूरा परिवार मिलकर कुछ अच्छा करना चाहता है, तो ट्रस्ट बेस्ट ऑप्शन है। इसमें कम से कम सिर्फ 2 लोगों यानी ट्रस्टीज की जरूरत होती है, और इसका पूरा प्रोसेस और मैनेजमेंट बहुत ही आसान होता है। अब दूसरा रास्ता है सोसाइटी। ये एक ग्रुप बेस्ड, आप कह सकते हैं एक डेमोक्रेटिक ढांचा है। इसमें कम से कम 7 मेंबर चाहिए होते हैं, और इसमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जैसे पद होते हैं। ये खास तौर पर एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने वालों, यूथ प्रोग्राम्स चलाने वालों या फिर सरकारी स्कीम का फायदा उठाने के लिए बहुत ही कारगर मॉडल है। और अब आता है तीसरा और सबसे प्रोफेशनल रास्ता, सेक्शन 8 कंपनी। ये असल में कंपनी की तरह ही रजिस्टर होती है, बस इसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इसकी क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता सबसे ज़्यादा होती है। और अगर आपका सपना बड़ी कॉर्पोरेट या इंटरनेशनल फंडिंग पाने का है तो बस यही सबसे अच्छा विकल्प है। सीएसआर फंड देने वाली कंपनियां सबसे पहले इन्हीं को देखती हैं। तो हमने तीनों रास्तों को देख लिया। अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर। आपके मिशन के हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है? ये टेबल समझिए आपके सारे सवालों का निचोड़ है। सिंपल शब्दों में, अगर आप बस शुरुआत कर रहे हैं तो ट्रस्ट से कीजिए। अगर आपका काम ग्रुप बेस्ड है, कई लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो सोसाइटी बेहतर है। और अगर नजर बड़ी है, कॉर्पोरेट या सीएसआर फंडिंग चाहिए, तो बिना सोचे सेक्शन 8 कंपनी ही सबसे सही रास्ता है। बहुत बढ़िया। तो जब आपने अपना रास्ता चुन लिया तो अगला कदम आता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। चलिए अब इस सफर में क्या क्या करना होगा उसे समझते हैं। जैसे किसी भी सफर पर जाने से पहले हम पैकिंग करते हैं, वैसे ही रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक पैकिंग लिस्ट होती है। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगभग हर तरह के एनजीओ रजिस्ट्रेशन में लगेंगे ही लगेंगे, जैसे कि सभी मेंबर का आधार कार्ड, पैन कार्ड और हाँ, आपके एनजीओ का सोचा हुआ नाम और उसके मकसद क्या हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा कितना लगेगा? तो देखिए, ये एक अंदाजा है, मतलब इसमें कंसल्टेंसी फीस वगैरह सब शामिल है। ट्रस्ट बनवाने में करीब 8 से 12 हज़ार तक का खर्च आ सकता है। सोसाइटी में ये 10 से 15 हज़ार तक पहुंच जाता है, और सेक्शन 8 कंपनी के लिए भी करीब 10 हज़ार या उससे ऊपर का बजट मानकर चलिए। तो ये पूरा रजिस्ट्रेशन का सफर इन 5 आसान स्टेप्स में पूरा होता है। सबसे पहले आप सलाह लेते हैं, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे होते हैं, उसके बाद कानूनी ड्राफ्टिंग और फाइलिंग का काम होता है, फिर सरकार से मंजूरी मिलती है, और आखिर में सर्टिफिकेट आपके हाथ में होता है। और हाँ, समय कितना लगेगा? तो इस पूरी प्रक्रिया में आप ये मानकर चल सकते हैं कि लगभग 15 से 25 वर्किंग डेज लग जाते हैं। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं मिलता, आपको एनजीओ का पैन कार्ड मिलता है, उसके सारे नियम कानून वाले दस्तावेज मिलते हैं,
और सबसे ज़रूरी बात, इसके बाद ही आप 12A और 80G जैसे टैक्स में छूट दिलाने वाले सर्टिफिकेट और CSR फंडिंग के लिए CSR 1 फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सारा प्रोसेस खासकर उनके लिए जो पहली बार कर रहे हैं थोड़ा मुश्किल लग सकता है। तो सवाल उठता है कि इस सफ़र को आसान बनाने के लिए सही गाइड, सही मदद कहाँ से मिले? यहीं पर एक एक्सपर्ट कंसल्टेंसी का रोल आता है। आपको एक ऐसी टीम चाहिए जो सिर्फ NGOs पर ही फोकस करती हो, जिसका हर काम सरकारी नियमों के हिसाब से हो और जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही नहीं बल्कि फंडिंग तक आपका हाथ थामे। एक अच्छी कंसल्टेंसी का असली मकसद इसी एक लाइन में है, सारे कानूनी काम हम पर छोड़ दीजिए, आप बस अपना पूरा ध्यान समाज में अच्छा बदलाव लाने पर लगाइए। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो सच में ज़मीन पर काम करना चाहते हैं। तो आखिर में हम घूम फिरकर वहीं आ जाते हैं जहां से सब शुरू हुआ था। आपका वो सोशल इम्पैक्ट वाला आइडिया क्या है? अगर आप उस आइडिया को अब हकीकत में बदलना चाहते हैं तो पहला कदम उठाने के लिए एक फ्री सलाह ले सकते हैं। सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है।